चलें आज हमने स्टार्ट करना है। जो रिमेनिंग पोर्शन था कोलाइडल केमिस्ट्री का वो हम देखते हैं। आज हमने शुरू करना है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलाइड्स। इसकी हमने करेक्टरिस्टिक्स देखनी है लायोफिलिक की एंड लायोफोबिक की। तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है कि ईज ऑफ प्रिपरेशन, कि आप इनको किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। ईज ऑफ प्रिपरेशन ये पहली हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि लायोफिलिक सोल्स जो होते हैं इनमें आपके पास स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होती है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के दरमियान। लेकिन जो आपके पास लायोफोबिक होते हैं उनमें कोई इंट्रैक्शन नहीं होती सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान या डीपी एंड डीएम के दरमियान। तो इनको तैयार करने के मुख्तलिफ मेथड होते हैं, लेकिन जो आपके पास लायोफिलिक होता है ना वो इजीली प्रिपेयर हो जाता है। आप ऐड करेंगे डीपी प्लस डीएम ऐड करेंगे तो ये आपके पास अगर इसको स्टिरर कर दें, ठीक है, अगर तो ये स्टीरिंग करने के बाद आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा तो ये आपके पास होगा जी लायोफिलिक। अगर नई नो मिक्सिंग कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी तो आपके पास लायोफोबिक होगा। तो लायोफोबिक जो होते हैं उनको प्रिपेयर करने के मेथड हम आगे पढ़ेंगे। लायोफिलिक तो इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं, इसलिए इनको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती है आसानी से, क्योंकि इनमें जो डीपी होता है और डीएम जो होता है इनमें इंट्रैक्शन होती है आपस में, तो इसलिए ये इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं जी। दूसरा हमारे पास पॉइंट आ जाता है चार्ज ऑन पार्टिकल्स। चार्ज ऑन पार्टिकल्स ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो हाइड्रोफिलिक होते हैं या लायोफिलिक होते हैं इनके ऊपर न्यूट्रल भी हो सकते हैं ये, या बहुत कम चार्ज हो सकता है इनके ऊपर लिटिल चार्ज, या लिटिल चार्ज हो सकता है जी। ये न्यूट्रल हो सकते हैं या वेरी लेस चार्ज। और जो हाइड्रोफोबिक होते हैं या लायोफोबिक इनके पास नेगेटिव चार्ज हो सकता है या पॉजिटिव चार्ज हो सकता है जी। थर्ड हमारे पास आ जाता है साल्वेशन। साल्वेशन आ जाता है फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट जो आता है। साल्वेशन क्या होता है ऑलरेडी आपको पता है कि जो सराउंडिंग होती है जी, सोल्यूट मालिक्यूल जो होते हैं उनको सॉल्वेंट घेर लेता है, जो डीपी होता है उसको डीएम घेर लेता है, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक सोल जो होते हैं आपके पास ये जनरली सॉल्वेटेड होते हैं। हाइड्रोफोबिक में बार बार लफ्ज यूज कर रहा हूँ, इसको आप लायोफिलिक भी कह सॉरी हाइड्रोफिलिक जो है इसको आप लायोफिलिक भी कहते हैं, ठीक है। तो जो लायोफिलिक होते हैं ये जनरली सोलिवेटेड होते हैं। लायोफिलिक जो होते हैं दीज आर सोलिवेटेड, ठीक है जी। लेकिन जो आप क्योंकि इनमें डीपी और डीएम के दरमियान इंट्रैक्शन होती है। लेकिन जो लायोफोबिक होते हैं वो नॉट सॉल्वेटेड, सॉल्वेटेड नहीं होते, याद रखें। ये सॉल्वेटेड क्यों नहीं होते, क्योंकि डीपी एंड डीएम के दरमियान कोई इंट्रैक्शन नहीं होती इनमें, याद रखें जी। डीपी और डीएम के दरमियान कोई इंट्रैक्शन नहीं होती इनमें। फिर हमारे पास आ जाता है जी विस्कासिटी, फोर्थ पॉइंट, विस्कासिटी। तो देखिए जी विस्कासिटी ये ऑलरेडी आपको बताया है कि जो लायोफिलिक होते हैं, लायोफिलिक इनका जो मालिक्यूलर वेट होता है वो हाई होता है। मालिक्यूलर वेट हाई है
तो इससे हमें पता चलता है कि इनके जो साइजेस हैं मॉलिक्यूल्स के वो ज्यादा होंगे। तो साइज ज्यादा है तो इट मींस इनकी विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है। तो लायोफिलिक की विस्कोसिटी हाई होती है, हाई, वेरी हाई। साइज क्योंकि इनका इंक्रीज हो जाता है और एक तो साल्वेशन भी हो जाती है। तो जो पार्टिकल होते हैं, देखें ऐसे है ना, मिसाल के तौर पर ये आपके पास लिथियम का पॉजिटिव आयन है, तो इसको अगर वाटर मॉलिक्यूल भी सराउंड कर लें तो इससे भी साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। लिथियम लेट्स सपोज आप कह लें सोल्यूट है यहाँ पर, या डीपी है, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये डीएम है। तो देखे जब ये साल्वेशन होती है तो उससे भी साइज इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी विस्कोसिटी फर्दर इंक्रीज हो जाती है। अगर हम बात करें लायोफोबिक की, लायोफोबिक, जो लायोफोबिक होते हैं आपके पास, उनमें जो विस्कोसिटी होती है वो सेम होती है डीपी की एंड डीएम की। विस्कोसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है, याद रखें। और दूसरी बात, क्योंकि इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं होती, डीपी और डीएम के दरमियान कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से इनकी आप कह सकते हैं कि साइज इंक्रीज नहीं करता। फिर हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टी फिफ्थ, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन क्या चीज होती है? जो देखे लायोफिलिक की मिसाल के तौर पर NaCl है, ये तो ऑलरेडी साल्ट की फॉर्म में है। या कोई सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो वाटर में आप कह लें चीनी है, ग्लूकोज है C6H12O6। अब वाटर लेट्स सपोज आपका है DM और ये है आपका DP। ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इसको सेपरेट किया जाए, इसको प्रेसिपिटेशन कह रहे होते हैं, कि दोबारा से ये जो सोल्यूशन बना हुआ है ना, इसमें से शुगर को दोबारा से वापस लिया जाए, तो इसको आप प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन कैसे होगी फिर? देखें, इनको सेपरेट करने के लिए तो आपको कोई ना कोई और चीज ऐड करनी है, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा, जिससे आयंस इंक्रीज हो जाए, सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन हो जाए। तो जो आपके पास अगर तो डीपी और डीएम के दरमियान स्ट्रॉन्ग इंट्रक्शन हुई, यानी इनमें स्ट्रॉन्ग इंट्रक्शन है, तो वो तो सेपरेट नहीं होंगे। उनको सेपरेट करने के लिए आपको ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होगी। कोई ऐसा एजेंट जिन्हें आप कोएगुलेटेड एजेंट भी कहते हैं, कोएगुलेटेड या प्रेसिपिटेटिंग एजेंट भी आप उन्हें कहते हैं। ठीक है। तो इनको ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होगी, कोई ऐसा प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड करें कि जिससे ये अलग अलग हो जाए, आयंस की फॉर्म में चले जाएं। ठीक है। तो ये आपके पास तब होता है जब आपके पास लायोफिलिक सोल्स हो, क्योंकि लायोफिलिक में आपको पता है कि डीएम और डीपी के दरमियान स्ट्रॉन्ग इंट्रक्शन होती है। तो इसमें आपको ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होगी, जो आप प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड कर रहे होंगे उसमें। लेकिन जो लायोफोबिक का केस होता है, उसको आप थोड़ी सी कंसंट्रेशन भी डालेंगे तो वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। ठीक है जी। जैसे दूध होता है, इसमें अगर आप डाल देंगे ना, जो जाग होती है, पंजाबी में तो यही कहते हैं, जो दही की होती है, वो अगर थोड़ी सी डाल देंगे उसमें, तो वो जो दूध होता है वो भी दही की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसका जो डीएम होता है और डीपी होता है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाती है सिक्स प्रॉपर्टी, रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी क्या होती है? देखिए, रिवर्सिबिलिटी आपके पास होती है डिस्पर्स्ड फेज लायोफोबिक, लायोफिलिक सोल जो होता है, जब इनको आप सेपरेट कर लें या कोएगुलेशन कर लें या इवेपोरेशन कर सकते हैं इसकी। ठीक है। अब देखिए, जो डिस्पर्स्ड फेज होता है ना डीपी, लायोफिलिक सोल का, व्हेन सेपरेटेड बाय कोएगुलेशन, इसको सेपरेट करने के मेथड पूछे जाते हैं, तो देखिए कोएगुलेशन के जरिए यानी प्रेसिपिटेशन के जरिए आप कर सकते हैं। दूसरा मेथड है इसको सेपरेट करने का, वो आप इवेपोरेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है।
तो इसको अब जब आपने सेपरेट कर लिए तो इसको दोबारा से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं कोलाइडल फॉर्म में। यानी डीपी को आप सेपरेट भी कर सकते हैं और दोबारा से कोलाइडल फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये होता है आपके पास लायोफिलिक सोल्स की फॉर्म में होता है, याद रखें। Therefore, these type of sols are designated as reversible sols, ठीक है। और जो लायोफोबिक होता है आपके पास, लायोफोबिक, जब एक बार आप डीपी को सेपरेट आउट कर लें, एक बार आपने सेपरेट कर लिया है डीपी को, तो दोबारा से ये कोलाइडल फॉर्म में नहीं जा सकता, याद रखें। तो इनको आप इरिवर्सिबल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें इंट्रक्शन नहीं होती बेसिकली, इस वजह से आप इसको दोबारा से कन्वर्ट भी नहीं करते। सेवंथ हमारे पास आ जाता है जी टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट किस चीज को काउंट करता है? टिंडल इफेक्ट हमें साइज बताता है। अकाउंट रिलेटिवली स्मॉल पार्टिकल साइज जो होते हैं ना आपके पास, वो टिंडल इफेक्ट नहीं हमें शो करवाते। जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं ये आपको टिंडल इफेक्ट शो नहीं करवाते, लायोफिलिक। क्यों? इनकी रीजन ये होती है कि ट्रू सॉल्यूशन की तरह ये बिहेव करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन की तरह ना ये बिहेव करते हैं। ट्रू सॉल्यूशन का आपको पता है पार्टिकल साइज जो होता है लेस होता है, साइज लेस होगा ट्रू। और जो लार्ज साइज पार्टिकल होते हैं उन्हीं में से लाइट डिस्पर्स्ड होती है, स्मॉल साइज पार्टिकल में से लाइट पास कर जाती है, वो तो हमें नजर भी नहीं आते। जैसे सिरप वगैरह होता है, अगर इसमें आप लाइट फॉल करवाते हैं बोतल में, तो आपके पास वो डिस्पर्शन नजर होती है आपको। लेकिन जो आपके पास स्मॉल साइज के पार्टिकल होते हैं उसमें लाइट पास कर जाती है। तो जो आपके पास लायोफिलिक होते हैं इसमें स्मॉल साइज होने की वजह से ये ट्रू सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन जो लायोफोबिक होता है, क्योंकि इनमें ना आपके पास मेन रीजन यही है, डीपी और डीएम के दरमियान इंट्रक्शन होती है, और जब भी किसी चीज में इंट्रक्शन होती है तो वो होमोजिनाइज होना चाहती है। होमोजीनियस मीन यूनिफॉर्मिटी की तरफ जाना चाहती है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है लायोफोबिक। लायोफोबिक सोल्स ऐसे सोल्स होते हैं जो कि पार्टिकल इनमें लार्ज इनफ होते हैं, इनके पार्टिकल जो होते हैं लार्ज इनफ टू शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है। इनके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं क्योंकि इनमें इंट्रक्शन नहीं हो रही होती ना डीपी और डीएम के दरमियान, तो वो जैसे आप कह लें कि ये साफ नजर आ रहे होंगे हमें पार्टिकल, क्योंकि हल नहीं होते अच्छे से डीएम में। तो ये जो होंगे ये टिंडल इफेक्ट शो करवाएंगे, लायोफोबिक शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट होता क्या वो हम देखते हैं। टिंडल इफेक्ट जो होता है ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय लायोफोबिक कोलाइडल पार्टिकल्स, लायोफोबिक कोलाइडल पार्टिकल्स थ्रू विच, थ्रू विच path of light become visible, path of light becomes visible। तो ये आपके पास होता है स्कैटरिंग होती है, लाइट की स्कैटरिंग होती है, जिसकी वजह से जो रोशनी का जो रास्ता होता है ना वो आपको विजिबल हो जाता है। बाज औकात ना आपने अगर गर्मियों में देखा हो, तो आप अगर कमरे में हो तो सूरज की जो रोशनी होती है ना वो रूम में आ रही होती सीधी, और उसमें आपको छोटे छोटे जर्रात नजर आ रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है आपको पता चलता है कि रोशनी जो है वो ट्रेवल कर रही है, रोशनी का जो रास्ता होता है वो आपको साफ नजर आ जाता है। वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, सस्पेंशन कहते हैं उनको, सस्पेंडेड होते हैं एयर में। फिर हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी आ जाती है माइग्रेशन, माइग्रेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखे जिनके ऊपर लायोफोबिक जो लायोफिलिक जो होते हैं ये या तो माइग्रेट हो भी जाएंगे या नहीं होते, ठीक है। न्यूट्रल के केस में नहीं होंगे, अगर चार्ज हुआ तो डेफिनेटली माइग्रेट होंगे। जो लायोफोबिक है ये तो डेफिनेटली माइग्रेट होंगे, लायोफोबिक। लायोफोबिक जो होते हैं वो माइग्रेट होते हैं, इनके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों में से एक चार्ज होता है, ठीक है जी।
फिर हमारे पास आ जाती कोएगुलेशन। क्या चीज होती है कोएगुलेशन? कोएगुलेशन बेसिकली प्रेसिपिटेशन का दूसरा नाम है। सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन यूज करते हैं और कोलाइडल्स में आप बात कर रहे होते हैं कोएगुलेशन की, ठीक है। सेपरेशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, इसको मैं लिख देता हूं, सेपरेशन ऑफ डीपी फ्रॉम डीएम यानी जो सोल्यूट सॉल्युबल था उसको आप अलग करना चाह रहे हैं। जैसे चीनी है पानी में सोल्युबल, तो चीनी को अगर अलग कर लें तो वो प्रेसिपिटेट बन जाती है, तो इसी को कोएगुलेशन कहते हैं। इट इज नथिंग बट प्रेसिपिटेट, इट इज नथिंग बट प्रेसिपिटेट, ये कुछ भी नहीं होता, इसको आप प्रेसिपिटेट भी कह सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर when we add small amount of tartaric acid in milk and heated slightly, immediated dispersed phase will separate out from dispersion medium। तो जब आप दूध में टार्टरिक एसिड डालते हैं, ठीक है, तो जो डीपी होता है और डीएम जो होता है वो सेपरेट हो जाता है और इसको थोड़ा सा हीट करते हैं। तो ये कोएगुलेशन की एक मिसाल मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, दूध वाली। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती हॉफ मिस्टर और लायोट्रोपिक सीरीज। हाफ मिस्टर और लायोट्रोपिक सीरीज, ये चीज क्या होती है इसको हम देखते हैं। देखिए जो ये सीरीज हमें बताती है, हमारे पास जेल होते हैं, जेल जो होते हैं ना, ये सीरीज हमें बताती है जेल को आप सोल में यानी कोलाइडल पार्टिकल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सोल। ये सीरीज हमें बताती है जब आप जेल को हीट करते हैं ना किसी सरफेक्टेंट के साथ, तो ये सोल में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप जेल को हीट करते हैं किसी सरफेक्टेंट के साथ, ये सोल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इस सीरीज को आप लायोट्रोपिक सीरीज कहते हैं। ये हमें क्या बताती है, ये बताती है कि जेल कितनी आसानी से सोल में यानी कोलाइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो सकता है, ये सीरीज हमें ये बताती है, ठीक है। अब इसका ऑर्डर मैं आपको लिख देता हूं, सिट्रेट की पावर -3, ये जल्दी कन्वर्ट होता है जेल में। फिर टार्ट्रेट आ जाता है की पावर -2, फिर आ जाता है सल्फेट की पावर -2, फिर आ जाता है फास्फेट की पावर -3, फिर आ जाता है एसीटेट, फिर क्लोरीन, फिर नाइट्रेट, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड, एंड देन आपके पास आ जाता है जी थायोसाइनाइड। तो ये सीरीज है हाफ मिस्टर और लायोट्रोपिक सीरीज भी कहते हैं। ये हमें बताती ईज ऑफ कन्वर्टिंग जेल इनटू सोल, कि जेल कितनी आसानी से लिक्विड में सॉरी जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनमें कन्वर्ट हो सकता है, ये आपको ये बताती हाफ मिस्टर सीरीज। फिर हमारे पास आ जाता है प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइड्स। अब हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइड्स को आप किस तरह से प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। पहले प्रेसिपिटेशन तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, अब आप बात करते प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, कि कोलाइड्स को आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने ये बात तो देख ली कि लायोफिलिक जो होते हैं इनको आप डायरेक्ट मिक्सिंग करें तो ये बन जाते हैं, लेकिन जो लायोफोबिक होते हैं वो डायरेक्ट मिक्सिंग से बनते नहीं है, तो इनकी हमने देखना है प्रिपरेशन को। हमारे पास लायोफोबिक की प्रिपरेशन होती है, लायोफोबिक, क्योंकि ये आपके पास नहीं बनते डायरेक्ट मिक्सिंग से, इनकी प्रिपरेशन हम देखते हैं। तो इसके दो मेथड होते हैं, पहला है हमारे पास डिस्पर्शन मेथड। डिस्पर्शन मेथड क्या होता है ये हम देखते हैं। डिस्पर्शन मेथड ये होता है कि आपके पास एक गुच्छा होता है, लंप। लंप अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आपके लार्ज
मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स को आपने ब्रेक डाउन करवाना है, ब्रेक डाउन करवाना है स्मॉल साइज के पार्टिकल्स में। ठीक है, तो इसको आप कहेंगे डिस्पर्शन मेथड, कि ये स्मॉल साइज पार्टिकल जो हो उनकी जो रेंज हो कोलाइडल रेंज होनी चाहिए, कोलाइडल पार्टिकल्स की रेंज। कि आपके पास लार्ज साइज के कुछ पार्टिकल्स होंगे, उनको आपने तोड़कर छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देना है जिनकी रेंज कोलाइडल की हो, उसको आप लंप कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये लार्ज पार्टिकल है, इसको तोड़ें तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ठीक है, ये आ जाती है आपके पास कोलाइडल साइज। तो ये था आपके पास डिस्पर्शन मेथड। इसकी एक आध एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। मैकेनिकल डिस्पर्शन आप देख लें, बाकी आप बीएस भाल की बुक से पढ़ सकते हैं, बहुत आसान मेथड है, मैंने आपको बता दिया मेथड। एक एग्जांपल भी, इसकी टाइप भी बता देता हूँ, मैकेनिकल डिस्पर्शन। तो मैकेनिकल डिस्पर्शन क्या चीज होती है, इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो लंप्स होता है ना, जो लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं, उनको आप कन्वर्ट करते कोलाइडल रेंज में, कोलाइडल साइज में। ठीक है, याद रखें, बाय यूजिंग कोलाइडल मिल, बाय यूजिंग कोलाइडल मिल। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसको, इसकी डायग्रामेटिकली अगर हम एक्सप्लेनेशन करें, तो ये दो प्लेट्स होती हैं आपके पास ना, इनमें डिस्टेंस होता ही नहीं, बहुत कम, ये मैं ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ, डिस्टेंस नहीं होता, दो प्लेट्स होती हैं आपके पास, बहुत कम दरमियान में डिस्टेंस होता है। एक जो होती है वो आपके पास क्लॉकवाइज जा रही होती है, दूसरी आपके पास एंटी क्लॉकवाइज जा रही होती है। ठीक है, ये स्टील प्लेट होती है, स्टील की ना प्लेट होती है। तो होता क्या, इसमें जो आप डालते हैं, ये आपके पास ना, इसमें आप डालेंगे डीपी प्लस डीएम। यानी वो आप कह लें कि डिस्पर्स्ड फेज डालेंगे, वो सोल्यूट पार्टिकल्स डालेंगे जिनको आप कोलाइडल रेंज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। होगा क्या, इनको जब आप इसमें डालते हैं तो डिस्क जो होती है, ये प्लेट्स जो होती हैं, ये ना इनको ब्रीक पीस देती हैं। जैसे चक्की में आप होती है आपके पास जो गंदम होती है, उसको आप ऐड करते हैं तो पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये जो डिस्क होती है ना, डिस्क में पिस जाते हैं ये पार्टिकल्स, ना पिस जाते हैं डिस्क में, और पिस कर यहाँ से आपके पास, यहाँ से आप ये डाल रहे होते डीपी प्लस डीएम, और यहाँ से निकल कर ना आपके पास सोल निकल कर आती है, कोलाइडल रेंज पार्टिकल मिल जाते हैं। यानी ये आपके पास एक मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड था, जिसमें आप डालते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है इसको। तो इसको आप मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड भी कहते हैं जी। इसके बहुत से मेथड हैं, बेसिकली आप उन्हें देख सकते हैं। चलें इसकी बकायदा टाइप्स पढ़ लेते हैं, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। देखिए सेकंड टाइप, इलेक्ट्रो डिस्पर्शन। वैसे तो आपको पढ़नी चाहिए थी बीएस भाल की बुक से। इलेक्ट्रो डिस्पर्शन, इसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रो, इसको ब्रेड आर्क मेथड भी कहते हैं, ब्रेड आर्क मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपके पास एक ये कंटेनर होता है, यहां पर आपके पास ये आपके पास डीएम होता है, यहाँ पर डीएम फिल होता है। ठीक है, ये सारा, और यहाँ पर वो मेटल आप लेते हैं जिसके आपने कोलाइडल पार्टिकल्स बनाने, उसको एक हाई वोल्टेज के साथ जोड़ देते हैं।
अब यहाँ पर गौर करें, ये जो होता है ये डी आयनाइज्ड वाटर होता है, D2O, ठीक है, D2O डी आयनाइज्ड वाटर होता है। और इसमें आप कुछ अमाउंट अल्कली की भी डाल देते हैं, ठीक है। और ये आपके पास जो मैंने ये सर्कल सा बनाया ना, ये स्केयर बनाया है, सॉरी, स्केयर फॉर्म में जो बनाया है, ये आपके पास वो मेटल होता है, ये वो मेटल होता है जिसके आप कोलाइडल पार्टिकल्स बनाना चाह रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये जो नीचे है आपके पास ये आइस बाथ होता है, ये वाला जो है ये आइस बाथ है आपके पास। इसमें होता क्या है, आप एक इसको जो मेटल होता है ना उसको एक हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज के साथ जोड़ देते हैं, और ये मेटल को कन्वर्ट कर देता है वेपर फॉर्म में। और जब ये मेटल आपका वेपर फॉर्म में जाता है तो नीचे आइस रखी होती है, जैसे ही वेपर फॉर्म में जाता है तो यकदम से ये कूल हो जाता है, और कूल होकर ये कोलाइडल रेंज में आ जाता है, कोलाइडल पार्टिकल्स की रेंज में आ जाता है। तो इसको आप इलेक्ट्रो डिस्पर्शन मेथड भी कहते हैं, यानी मेटल को आपने हीट करना है और उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। जब वेपर में जाता है तो नीचे आइस रखी होती है, तो जो आपके पास आइस होती है वो उसको क्या करती है, डिस्पर्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर देती, कोलाइडल फॉर्म में, ठीक है। और ये ऐसा मेथड है जिसमें आपके पास डिस्पर्शन भी हो रही होती है प्लस कंडेंसेशन भी हो रही होती है, ठीक है। दोनों चीजें हो रही होती है, डिस्पर्शन भी हो रही है और कंडेंसेशन भी हो रही होती है। अब इस मेथड में याद रखिए, अगर कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स का कलर ब्लू है तो वो लार्ज साइज पार्टिकल होंगे, अगर उनका कलर रेड है तो वो स्मॉल साइज पार्टिकल होंगे। ये बात याद रखनी है। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड था। फिर हमारे पास थर्ड मेथड आ जाता है, डिस्पर्शन बाय इलेक्ट्रोसोनिक वाइब्रेशन, डिस्पर्शन बाय इलेक्ट्रोसोनिक, सॉरी अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। इसमें ये यूज होता है एच सॉल्व बनाने के लिए, कार्बन ब्लैक लेते हैं और वाटर ऐड कर देते हैं इसमें, तो आपके पास सस्पेंशन बनती है। उसको जब अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर में से आप उसके ऊपर रखते हैं तो ये आपके पास कोलाइडल पार्टिकल्स बन जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास फोर्थ इसमें आ जाता है डिस्पर्शन मेथड में पेप्टाइजेशन। डिस्पर्शन मैंने आपको बताया हुआ है कि जो लार्ज साइज के पार्टिकल होते हैं उनको छोटे साइज के पार्टिकल्स में तोड़ने को डिस्पर्शन कहते हैं। तो डिस्पर्शन लफ्ज की अगर समझ ना आ रही हो तो पेप्टाइजेशन में क्या होता है, आपके पास पीपीटीज होते हैं, प्रेसिपिटेट्स होते हैं, उनमें जब आप एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो आपके पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। कैसे, वो हम देखते हैं। इसकी मिसाल है फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सोल बाय एडिंग पेप्टाइजिंग एजेंट। पेप्टाइजिंग एजेंट ऐड करते, मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक बीकर है, इसमें पार्टिकल्स हैं, प्रेसिपिटेट्स हैं। ये प्रेसिपिटेट किसके पीपीटी हैं, ये आपके पास न्यूट्रल FeOH3 के, FeOH3 के ये प्रेसिपिटेट है आपके पास। जब इसमें आप आयरन क्लोराइड ऐड करते हैं और इसको स्टिरर करते हैं, हिलाते हैं, तो ये आपके पास पॉजिटिव सोल पार्टिकल्स में चले जाते हैं और ये बन जाते हैं आपके पास FeOH3, ये बन जाते हैं सोल पार्टिकल्स, ठीक है, FeOH3। तो यहां से पता चलता है कि इन पेप्टाइजेशन वी ऐड अ पेप्टाइजिंग एजेंट, ये पेप्टाइजेशन जो प्रोसेस है
इसमें कोई बाहर से पेप्टाइजिंग एजेंट ऐड करते हैं। ये देखे मैंने FeCl3 ऐड किया था पेप्टाइजिंग एजेंट। और ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ये होती है कि एक आयन है ना, उसको रिप्लेस कर देता है कोई दूसरा आयन आकर, और उसकी जगह पर वो आकर अटैच हो जाता है, तो इसको कहते हैं प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, मिसाल के तौर पर पहले न्यूट्रल थे ना, तो उसके ऊपर एक और आकर ऐड हो जाते, या रिप्लेस नहीं भी करते तो ऐड हो जाते उसके ऊपर आकर। देखे FeOH3, अब Fe आप ऐड कर रहे हैं। अब यहां पर ये प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ये बात बताती है कि एक्सेस किसकी है, नेगेटिव चार्ज की या पॉजिटिव की। तो यहां पर देखे आपने FeCl3 ऐड कर दिया है बीच में, तो ये आपका FeOH थ्राइस था। अब यहां पर जो Fe3 होते हैं ना, दो चार्जेस हैं, एक आपके पास क्लोरीन होती है नेगेटिव फॉर्म में क्लोराइड, और एक Fe। तो यहां पर इन दोनों में से एक आयन जाकर एड्सॉर्ब होता है, इसको आप कहते हैं प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। यानी दोनों में से एक आयन जो होता है वो जाकर एड्सॉर्ब होता है, इसको आप प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव जो होता है वो ऊपर जाकर एड्सॉर्ब हो जाता है, तो यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव सोल बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज सोल। अगर नेगेटिव एड्सॉर्ब होता तो वो नेगेटिवली चार्ज सोल हो जाता। तो इस मेथड को आप पेप्टाइजेशन कहते हैं कि एक प्रेसिपिटेटिंग एक प्रेसिपिटेट है आपके पास, उसमें आप ऐड कर रहे हैं पेप्टाइजिंग एजेंट, उसको स्टीर करते हैं, तो आपके पास प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन होती है, दो आयंस में से एक आयन जाकर लगता है, तो आपके पास प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। ये जितने मेथड थे कोलाइडल पार्टिकल बनाने के वो मैंने आपको बता दिए। अब दूसरा मेथड है, उस डिस्पर्शन की बात हमने कंप्लीट कर ली। अब दूसरा है हमारे पास कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड, कंडेंसेशन नाम से पता चल रहा है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको आपने कंडेंस करना है और उनको कोलाइडल रेंज में लेकर आना होता है, तो इसको आप कंडेंसेशन पार्टिकल्स कहते हैं। ये बहुत ही आसान मेथड है। इसमें आपके पास इसकी टाइप्स आ जाती, फिजिकल मेथड है इसमें। इसकी टाइप्स में पहला हमारे पास है एक्सेसिव कूलिंग। एक्सेसिव कूलिंग, एक्सेसिव ये फिजिकल मेथड हम देख रहे हैं, एक्सेसिव कूलिंग फिजिकल मेथड की टाइप है। तो देखिए एक्सेसिव कूलिंग में क्या होता है, आप वाटर है ले रहे हैं और ईथर ऐड कर रहे हैं, ये कोलाइडल आइस फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो इसको एक्सेस में कूल कर दें तो ये कोलाइडल आइस बन जाती है जी, इसको कोलाइडल आइस कहते हैं। वाटर प्लस ईथर के ऐड करने से जो चीज बनती है इसको कोलाइडल आइस कहते हैं। दूसरा हमारे पास होता है चेंज ऑफ सॉल्वेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है चेंज ऑफ सॉल्वेंट। इसमें होता क्या है कि आपके पास ना जो कंपाउंड होता है जिसके आप कोलाइडल पार्टिकल बनाना चाह रहे हैं, वो आपके पास दो सॉल्वेंट होते हैं। तो वो जो आपके पास डीपी होता है जिसके आप कोलाइडल पार्टिकल्स बनाना चाह रहे हैं, वो दो में से एक में सॉल्युबल होता है। और आप क्या करते हैं, लेट्स सपोज सल्फर जो है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाटर में इनसॉल्युबल है, और सल्फर जो है ये एथानॉल में सॉल्युबल होता है। बहुत ही लेवल का कॉन्सेप्ट है, समझिए इसको। तो एथानॉल में सॉल्युबल है, इट मींस यहां पर ये ट्रू सोल्यूशन बना देगा। ठीक है, सोल्यूशन बन गया है, एथानॉल में सल्फर को ऐड कर दिया। अब इसको तो ऐड कर दिया आपने, सोल्यूशन बन गया। अब आप क्या करते हैं, इसको पूरे सोल्यूशन को आप ऐड कर देते हैं वाटर में। जैसे ही आप वाटर में ऐड करते हैं तो सल्फर जो होता है अगेन क्या हो जाता है, कोलाइडल सल्फर बन जाता है। यानी जो पार्टिकल्स वो सॉल्युबल होते हैं वो थोड़े बहुत इनसॉल्युबिलिटी की तरफ चले जाते हैं, और आपके पास वो स्मॉल साइज जो था, यूनिफॉर्मिटी थी, वो नो लॉन्गर यूनिफॉर्मिटी रहती है, और वो कोलाइडल रेंज में आपके पास चले जाते हैं। इसमें सिंपल यही है कि आपके पास पहले एक सॉल्वेंट होता है, उसमें आप सोलुबल होता है वो उसमें ऐड करते हैं, सॉल्यूशन बन गया।
और फिर उस सॉल्यूशन को उठाकर आप ऐसे सॉल्वेंट में ऐड करते जिसमें वो इंसॉल्युबल हो, जैसे वाटर है उसमें ऐड करेंगे तो उसमें जाकर वो डेफिनेटली कोलाइडल रेंज में आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास थे फिजिकल मेथड। अब हम केमिकल मेथड्स की बात करें तो डबल डीकंपोजिशन। डबल डीकंपोजिशन ये होता है कि आपके पास दो आयंस है तो आपने दोनों आयंस को कैटाइन पॉजिटिव, कैटाइन एनाइन को रिप्लेस कर देता है और एनाइन कैटाइन को रिप्लेस कर देता है। डी, ये केमिकल मेथड है डबल डीकंपोजिशन। तो इसमें आपके पास AS2O3 है, आर्सीनियस सल्फाइड आपने बनाना होता है आर्सीनियस ऑक्साइड से। H2S गैस पास करवाते जब तो आर्सीनियस सल्फाइड बन जाता है और साथ वाटर बन जाता है, कोलाइडल साइज है। ठीक है, तो ये एक मेथड है। फिर रिडक्शन होती है, मोस्ट कॉमनली यूज मेथड रिडक्शन AgNO3। आपने कोई लीव एक्सट्रैक्ट ली है उससे भी बन सकते हैं, नैनो केमिस्ट्री आई होप आपको पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा। AgNO3 में आप टैनिक एसिड ऐड कर रहे हैं तो एजीसोल बन जाएगा, एजी के पार्टिकल। ये दूसरा मेथड है रिडक्शन। फिर ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, H2S ले लिया आपने और SO2 ऐड कर दे तो 2H2O प्लस सल्फर के कोलाइडल सल्फर बन जाता है। ठीक है, फिर आपके पास हाइड्रोलिसिस होता है मेथड, आपने वाटर ऐड करके बना ले। तो ये चार मेथड थे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डबल डीकंपोजिशन एंड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में ये होता है FeCl3 प्लस वाटर, तो ये आपके पास बन जाता है FeOH थ्राइस। ये आप लोग ऐसे करें, मीटिंग एंड होने वाली, दोबारा से ज्वाइन करें।